Hi friends, today we are going to learn about natural resources and the first way to categorize them. From CBSE Class 8, New NCERT, Explore Society, India and Beyond. First chapter, Natural Resources and their use. So without wasting any time, let's learn about natural resources and the first way to categorize them. So first of all, what is nature? जैसे हमें पता है कि nature is the totality of life and non-life forms. They're the part of our environment and not created by humans. तो ये डेफिनेशन बहुत ही बड़ी है, तो इसको हम समझने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एंड नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. What is environment? Environment means our surroundings. And what does surroundings mean? सराउंडिंग्स यानी कि हमारे आसपास की चीज़. समझो आप बेडरूम में हो तो आपका बेड, आपके आगे अलमारी, आपका दीवार और आपका पंखा, आपकी लाइटें वो सब कुछ क्या हुआ? आपकी इन्वायरमेंट, आपका सराउंडिंग्स हुआ. तो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे सराउंडिंग्स में है अर्थात हमारे आसपास है वो नेचर नहीं हो सकती, क्योंकि बेड, दीवारें, लाइट्स, अलमारी, ये सब कुछ मैन मेड है. तो नेचर क्या है? पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ओके, नाउ नेक्स्ट, contains living things. Like plants, animals, insects. इंसेक्ट्स को ढूंढने में इंसेक्ट्स बहुत ज़रूरी है. थर्ड पार्ट, contains non-living things. Like soil, water. Contains living things, plants, animals and insects. Contains non-living things, soil, water, etc. तो इससे हम क्या समझते हैं कि पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड नॉन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. हमारा आजू बाजू का भाग होना चाहिए और मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया चाहिए. कंटेन्स लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. नेचर में लिविंग थिंग्स होनी चाहिए जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स. कंटेन्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल एंड वाटर. अगेन नॉट मैन मेड. तो समझ गए होंगे कि नेचर क्या है. सो नाउ, when does nature become a resource?
So, first of all, to understand this, we need to understand what is resource. Resource क्या है? Resource means anything that is to humans. Anything that is valuable to humans is called a resource. मानो कि ये मेरे पास पेन है, तो क्या ये मेरे लिए रिसोर्स हुआ? हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये मेरे वैल्यूएबल है, इसलिए तो मैं पढ़ा पढ़ूँ। तो समझ गए होंगे व्हाट इज रिसोर्स। तो अब when does nature become a resource? तो when humans use things found in nature for their sustenance or create new things for consumption, then nature becomes a resource. जब भी ह्यूमंस जो भी चीज़ें नेचर में मिलती है, जब भी ह्यूमंस नेचर में कोई भी चीज़ मिलती है उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, तब आसान शब्दों में नेचर क्या बन जाता है? रिसोर्स बन जाता है। लेकिन इंसानों को तो रिसोर्स अभी भी चाहिए, यानी कि उन्होंने क्राइटेरिया भी बना के रखा है कि रिसोर्स किसे कहना चाहिए। So now we will learn about the criteria for something to be called a resource. So there are three criteria. There are three criteria for something to be called a resource. They are economically feasible and culturally acceptable. So now, first we will understand technologically accessible. What does it mean? तो अभी जितनी भी मेरे पास टेक्नोलॉजी है उससे यदि मैं कोई रिसोर्स निकाल ही नहीं सकता तो क्या मैं उस रिसोर्स खिलाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मान लो कि मेरे पास बहुत सारा ऑयल है और वो कहाँ पे? अंडर वाटर। और ये है मेरी टेक्नोलॉजी, इससे मैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करूंगा।
लेकिन मैं ऑयल तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो जब तक भी ऑयल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा या फिर कोई भी रिसोर्स तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, सो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या वो रिसोर्स कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रिसोर्स क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस इज कॉल्ड रिसोर्स। लेकिन क्या ये तेल मेरे लिए यूजफुल है? बिल्कुल भी यूजफुल नहीं, क्योंकि मैं इसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, इसको एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहा। इस वजह से क्या ये रिसोर्स कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। हम समझ गए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, accessible accessible now we will understand economically feasible। इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, कॉस्ट शुड बी लेस देन प्रॉफिट। लेकिन ऐसा क्यों? समझो, पास कोल है लेकिन वो बहुत ही गहरे में है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितना मुझे कॉस्ट लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन जब उसको मैं सेल करूँगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो क्या ये रिसोर्स कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुझे इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा। जैसे हमने वापस पढ़ा था कि रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। लेकिन कोल मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है इस इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट लगता है इसको एक्सट्रैक्ट करने में। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सी जगह नेचर की वर्शिप की जाती है। व्हाट इज नेचर वर्शिपिंग? अर्थात नेचर की पूजा करना। लेकिन क्यों करते हैं? बिकॉज दे कंसिडर नेचर एज नरिशर एंड नर्चरर, अर्थात जो हमारा पालन पोषण करती है। तो इस वजह से बहुत सारे जो प्लांट्स और बहुत सारे जो रिसोर्सेस है, यानी कि बोले तो पेड़ पौधे जगह, ये सब कुछ सेक्रेड माने जाते हैं। सेक्रेड माने पवित्र मानी जाती है। तो जब तक से किसी ट्री को या फिर कोई भी चीज को मुझे एक्सप्लॉइट करना है, परंतु मुझे वहां के लोगों का अप्रूवल नहीं मिल रहा, अप्रूवल ही नहीं मिल रहा, तो क्या वो रिसोर्स कहलाएगा? नहीं, क्योंकि मैं या तो उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, और दूसरा वो मुझे मना कर रहे। So now we understood what are the criteria for something to be called a resource. Now we will move on to the first way to categorize natural resources। जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आई उनके लिए बोल देता कि अभी हमने समझ लिया कि कोई चीज़ को रिसोर्स कहने के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको हम समझ गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे एक तरह से नेचर को कैटेगराइज कर सकते हैं। नेचर को कैटेगराइज नहीं, रिसोर्सेज को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? करेक्शन। Before we understand what is the first way to categorize natural resources, we should first know what is categorization। तो categorization means grouping things based on some shared criteria
or characteristics. तो ग्रुपिंग थिंग्स बेस्ड ऑन सम शेयर्ड क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मैं कोई भी चीज़ को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या क्राइटेरिया के आधार पे मैं उनको ग्रुप करता हूँ, तो मैं इसे क्या कहलाऊंगा? कैटेगराइजेशन। सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर वे टू कैटेगराइज देखते हैं। वे टू कैटेगराइज नहीं, एक एग्जांपल वो है बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक में क्या जाते? प्लांट्स, एनिमल्स। एबायोटिक में क्या जाते? स्टोन और सैंड। तो मैंने कैटेगराइज क्यों किया ऐसा? इसमें प्लांट्स ही क्यों है और इसमें स्टोन क्यों है? तो सबसे पहले मैं कैटेगराइज, कोई भी चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक या क्राइटेरिया सोचूंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी और नहीं डालनी है। तो इसमें मेरे कैटेगरी क्राइटेरिया क्या था? दे शुड हैव लाइफ। तो ये मेरे क्राइटेरिया है कि दे शुड हैव लाइफ। तो जिनमें लाइफ अर्थात जान है उनको मैं बायोटिक में डाल दूंगा, और जिनमें जान नहीं है उनको मैं एबायोटिक में डाल दूंगा। ठीक है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर कैटेगराइजेशन? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इट सेव्स टाइम। इट सेव टाइम्स का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था बायोटिक और एबायोटिक का। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं एक ही शब्द में या कुछ शब्दों में मैं ये बता सकता हूँ कि जो बायोटिक है उसमें क्या क्या आ जाते और एबायोटिक में क्या क्या आ जाते। तो मुझे बार बार डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। जैसे कि इसमें बोल दिया कि बायोटिक किसी को, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये सब क्या है पौधों को देख के, तो मैं बोलूँगा ये बायोटिक है। अच्छा, समझ में आ गया। और वो बोलेंगे किसी पत्थर वत्थर रेती वेती को देख के ये क्या है, तो मैं बोलूँगा वो एबायोटिक है। लेकिन जब तक से समझ में नहीं आएगा कि बायोटिक क्या और एबायोटिक क्या है, तो मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे वो वापस पौधों को देख के बोलता है ये क्या है, मैं बोलूँगा बायोटिक है। और बायोटिक क्या है? ये पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में जान होती है और जान होती है, इसको ये क्या है? एबायोटिक। और वो देख के बोलेगा पत्थर रेती को देख के बोलेगा ये क्या है भाई। अब मैं बोलूँगा ये पत्थर रेती, इसमें पत्थर रेती, पत्थर रेड्डी, पत्थर रेड्डी अगली मूवी आएगी। पत्थर रेती, ये पत्थर रेती को देख के बोलेगा वो क्या है ये क्या है? मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने आज तक कभी देखा नहीं इसको। तो मुझे बोलना पड़ेगा वापस कि ये पत्थर रेती, इसमें जान नहीं होती है, जान नहीं होती इसको, ये एबायोटिक है। क्योंकि मैं इसको पहले से बोल कर था एबायोटिक नहीं, उसको समझ में नहीं आया कि एबायोटिक क्या आता है। अनपढ़ गवार लोग। इसका से इट सेव्स टाइम्स। और जो मैंने उदाहरण दिया कि मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि ये प्लांट्स है, प्लांट्स में जान होती है इसको से ये बायोटिक है, तो इसे क्या होता है? समय बर्बाद, पढ़ाई बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, फ्यूचर बर्बाद। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी के 2 मिनट बर्बाद हो गए। तो अभी हमने मेन टॉपिक पे आते हैं, दूसरे वाले। फर्स्ट वे टू कैटेगराइज natural resources. What is the first way to categorize natural resources? The first way to categorize natural resources is on the basis of the use we put to them. ठीक है। तो
इस टॉपिक में बढ़ने से पहले हमारे बुक में अर्थात एनसीईआरटी में दो वे दिए गए हैं नेचर रिसोर्स को कैटेगराइज करने के लिए। हमारे एनसीईआरटी में दो तरीके दिए गए हैं नेचर रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने के लिए। देखते रिसोर्सेज दो इसमें आते, एक फ्लो चार्ट, मैन मेड और नेचुरल। और नेचुरल में क्या होते? दो, ऑन यूज, ऑन renewability. So we would focus on the first way to categorize, which is based on use. We will learn about on renewability in the next video. So based on use, there are three categories. They are essential for life, material, and finally एनर्जी। तो एक एक करके हम इन सबको जानते हैं। इसेंशियल फॉर लाइफ में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं? सॉइल, वाटर एंड एयर। मटेरियल में क्या क्या आते हैं? बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मार्बल, टिम्बर। एनर्जी में क्या आते हैं? वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो एक एक करके समझते हैं। इसेंशियल फॉर लाइफ अर्थात वो रिसोर्सेज जो हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे बताओ, क्या हम बिना पानी के जी सकते? कोई नहीं जी सकता। जो लोग बोलते हैं हाँ मैं जी लूंगा, हाँ मैं जी लूंगा, नहीं जी सकते। तुम लोग मर जाओगे, टाटा बाबे ऊपर जाएगा। क्या बात है। और क्या हम बिना हवा के जी सकते? बिल्कुल भी नहीं। और कोई सोचने भी नहीं वाला कि हम बिना हवा के जी लेंगे ऐसे करके। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं बिना हवा के भी जी सकता हूँ। नहीं जी सकते तुम। ये करके देखोगे मर जाओगे। और सॉइल क्यों है इम्पोर्टेंट? क्यों? क्योंकि सॉइल में, मिट्टी में तो हम अपना अनाज उगाते, फसल उगाते। मेरे पास ये मिट्टी है, नहीं मिट्टी नहीं है, मेरे पास ये मिट्टी है। पता समझ में नहीं आएगा। आउच। ये सॉइल है मेरे पास, इसमें मैं बहुत सी चीज़ों कर सकता हूँ, जैसे कि ये समझो, ये अनाज हो गया, ये वीट, राइस, बार्ली, टोमेटोज, पोटैटोज। यानी कि सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसको हम खाते हैं, जैसे कि टोमेटोज बहुत गलत सर्कल किया है, वीट, राइस, बार्ली और पोटैटोज। तो सरसों में क्या मिलता है? खाना मिलता है। इसको से वो क्या है? दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ, दे आर इन द सेट ऑफ इसेंशियल फॉर लाइफ। अभी मटेरियल, जैसे कि मार्बल टिम्बर जैसे कि मार्बल और टिम्बर। तो इसको भी समझ लेते हैं, समझो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त काटा है मैंने। मटेरियल क्या? मार्बल। मार्बल समझ में आता। टिम्बर क्या है? समझो कि मेरे पास एक ट्री है और मैं बन गया लकड़हारा, मैंने ट्री को काट दिया। अब ट्री ट्री नहीं रहा, वो टी रहा, बेचारा टी। उसके आगे मैं लगाऊंगा टिम्बर, तो क्या बन गया? टिम्बर बन गया। ऐसे ही बनता टिम्बर, समझ लो। नहीं, ऐसे नहीं बनता। हमने पेड़ काटा, पेड़ काटने के बाद जो भी हमें लकड़ी मिलती है उसको हम क्या कहलाएंगे? टिम्बर कहलाएंगे। और टिम्बर क्या है? हमारा रिसोर्स। क्यों रिसोर्स क्यों है? क्योंकि हम उससे बहुत सी चीज बन सकते हैं, जैसे कि हमने स्टैचू बना सकते हैं, चेयर, हाउसेस, फर्नीचर। तो इसे हम समझ में क्या आता है इससे? और एक एक और चीज, इस चीज सिर्फ लकड़ी से ही बन सकती, कोई भी चीज से बन सकती है। कोई भी चीज, हवा, पानी, मिट्टी, बन सकती है। ट्राई किए तो। हाँ, कर सकते हैं। तो इसे हम क्या समझे? वो रिसोर्सेज जो ह्यूमंस यूज टू enrich their lives and make living easy। समझ गए? अब फॉर एनर्जी, वाटर, एयर, सनलाइट। तो बहुत ही सिंपल है। रिसोर्सेज यूज फॉर जनरेटिंग एनर्जी। वाटर क्यों? समझो मेरे पास डैम है। डैम में क्या था? पानी आता और पानी गिरता। तो जो ये पानी गिरता है उसको मैं, यदि उसका जो गिरने का जो मोशन है, मोशन है कि जो गिरता है पानी, उससे यदि मैं एक टरबाइन घुमाऊं और टरबाइन को एक मोटर लगाऊं, उस मोटर से मैं एनर्जी पैदा कर सकता हूँ। वैसे ही एयर। एयर क्यों? समझो मेरे पास एक विंड मिल है। समझो ये एक विंड मिल है, इसमें मैंने हवा डाली तो क्या करेगा? रुको, ये समझो ये विंड मिल है। समझो मैंने इसमें हवा डाली तो ये जो प्रोपेलर्स है, इसका जो शेप देखा आपने, शेप, इस वजह से क्या होगा? ये घूमेगा। और इसके पीछे जो मोटर है, इसको मैं यदि बिजली की तारें लगा दूं तो मुझे एनर्जी मिल सकती है। समझ गए? ये समझ ले भी सनलाइट। समझो मेरे पास सोलर पैनल है, तो ये सोलर पैनल क्या करेगा? सोलर पैनल, सोलर पैनल क्या करेगा? जो सनलाइट आती है उस पे गिरेगी और वो सनलाइट सोलर पैनल के अंदर जितनी भी स्पेशल मटेरियल है वो क्या करेगा? वो सोलर एनर्जी को लेगा और उसको बिजली में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा? हमें सनलाइट से हम क्या कर सकते हैं? बिजली पैदा कर सकते हैं। और अभी हमने सब कुछ समझ लिया। और now in the next video we will learn about the second way to categorize natural resources, which is renewability. So till then, bye bye.